आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसाइल क्लासेस में। फाइनली मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट नंबर, बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित। आज की यह क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि यह क्वेश्चन मैं आपको सामने जो प्रस्तुत करने वाला हूं बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित होगी। साथ ही साथ मैं बता दूं ये जो क्लासेस होगी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आप लोगों ने पहला मॉडल पेपर से लेकर, जब मैंने पहला मॉडल पेपर बताया था हिस्ट्री का, तब से लेकर अभी तक जितना भी मॉडल पेपर मैंने आप लोगों को अभी तक बताया हूं, सारा का सारा मॉडल पेपर ने आप लोग बहुत सारे कमेंट किए, सर हम लोग इकोनॉमिक्स बताइए। फाइनली इकोनॉमिक्स में लेकर आया हूं, लेकिन एक बात याद रखिएगा मेरे प्यारे, इकोनॉमिक्स पढ़ाना इतना आसान नहीं है जितना आसान इंसान समझ लेते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज बिल्कुल और सब्जेक्ट है बिल्कुल अलग होगी। क्योंकि इकोनॉमिक्स का आंसर आपको इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में भी आपको लिखना होगा। आपने जब से पढ़ा रहा हूं तब से मैं कह रहा हूं और हमेशा ये कहता रहूंगा कि इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। इसलिए आप जो भी सब्जेक्ट लिए हैं बहुत अच्छी बात है, तैयारी तो सारा सब्जेक्ट को करना पड़ रहा है, लेकिन अपना समय थोड़ा सा ज्यादा से समय अपना इकोनॉमिक्स अगर लेकर स्टडी कर रहे हैं तो आप इकोनॉमिक्स में लगाइए, क्योंकि इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज में यही याद रखिएगा डिफरेंट होती है। और सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट फेल होता है वो आप लोगों का इकोनॉमिक्स में ही होता है। मैंने पिछले 3 सालों में कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो आर्ट्स लेकर स्टडी कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स लिए हैं और वो फेल हुए हैं, तो वो सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स। फेल होने का रीजन है यही कि आप लोगों को इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज बिल्कुल आप लोगों को पता नहीं होता है कि हमारे पेपर में कैसे इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज हमें इकोनॉमिक्स के भाषा में लिखना होता है। चलिए फाइनली आज हमें मॉडल सेट नंबर 1 लेकर आया हूं, जहां पे आज मैं आपको बताने वाला हूं एक एक क्वेश्चन का आंसर। साथ ही साथ मैं बता दूं, अगर आप में से कोई स्टूडेंट जो बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से जाएं, डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। डाउनलोड करने के बाद आप सबसे पहले अगर आप आर्ट्स नहीं है तो क्रैश कोर्स को ज्वाइन करिए, और अगर आप इकोनॉमिक्स का स्पेशल क्लास करना चाहते हैं तो आप इकोनॉमिक्स के स्पेशल क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेट ना करें, जल्दी से जाएं, ऐसा भी समय बहुत सारे गुजर चुका होगा। चलिए पहला क्वेश्चन के हम लोग आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज हम इसी वीडियो में आप लोगों को मैथमेटिक्स से भी रिलेटेड में क्वेश्चन बताऊंगा। बिल्कुल आप लोग वीडियो को शांतिपूर्वक देखिए अच्छी तरह से। क्वेश्चन का अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? अवसर लागत का वैकल्पिक नाम जो होती है, याद रखिएगा मैंने आप लोगों को बताया था अल्टरनेटिव नेम हमसे पूछे गए हस्तांतरण लागत। क्या बोलेंगे मेरे शेर शेरनियों? हस्तांतरण लागत। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 2 पे, निम्न में से मांग को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? आपसे पूछे गए कि मांग जो डिमांड होती है इसको इफेक्ट पहुंचाने वाला कौन सा रीजन है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए तो बताएंगे सर उपभोक्ता। याद रखिए क्या जो उपभोक्ता की आय। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला हम लोग को पेपर में क्वेश्चन छपेगी कि उपयोगिता की माप की होती है। जो भी स्टूडेंट ब्लूप्रिंट का एग्जाम दिए होंगे, यानी बीपी का एग्जाम दिए होंगे, ब्लूप्रिंट का एग्जाम, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उपयोगिता की माप की इकाई है। उपयोगिता की माप की इकाई क्या है? किलोग्राम तो होगा नहीं, मीटर तो होगा नहीं, लीटर तो होगा नहीं, मैंने आपको बताया था यूटिलस। क्या हो जाएगी? यूटिलस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपसे पूछेगी, क्लास अच्छा लगे ना मेरे लाल, एक बार आप लोग दबा करके कमेंट करिए, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स में जो बता रहा हूं ना बहुत मेहनत किया हूं। बहुत मेहनत करने के बाद मैं आज आपके सामने मॉडल सेट नंबर 1 लेकर आया हूं। और अगर आप लोग मॉडल सेट नंबर 1 में आप लोगों का प्यार अगर अच्छा रहा, आप लोगों का कमेंट अच्छा रहा कि सर हम लोग को सेट 2 भी बताइए, तो जैसे ही आप लोग का सेट 1 में कमेंट करेंगे मैं तुरंत आप लोगों के लिए सेट 2 आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बस आप लोगों को मैं देखना चाहता हूं कि इकोनॉमिक्स लेकर अगर आप स्टडी कर रहे हैं कितना इंटरेस्ट रखते होंगे। बस आप लोगों का एक काम है, जब मैं इतना मेहनत करके आप लोगों को बता सकता हूं तो आप लोग पढ़ क्यों नहीं सकते? साथ ही साथ अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चले कि किस तरह से हमारे पेपर में इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन छपेगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, बजट की ढाल होती है। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं हम लोग, याद रखिएगा इसको हम लोग एक्स एक बोलते हैं ना। देखिए इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। तो याद रखिएगा बजट का ढाल जो है ना हमेशा ऋणात्मक की ओर होती है। याद रखिए क्या हो जाएगी? हमेशा ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। किस प्रकार की वस्तु की मांग उसकी कीमत में वृद्धि बढ़ती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रकार की वस्तु की मांग
उसकी कीमत में वृद्धि से बढ़ती है, उसकी कीमत में वृद्धि से बढ़ती है। तो बताएंगे सर विलासिता वस्तु, विलासिता वस्तु में कौन कौन आते हैं सर? जैसे सोना, चांदी, याद रखिएगा ये सब का एग्जांपल भी आपको एक दो याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई से वृद्धि करने पर उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? उसे हम लोग सीमांत लागत कहते हैं, यानी मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगी। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का नाम है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का नाम मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था। जो भी स्टूडेंट फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन किए हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो या आर्ट्स का हो, मैंने बताया था पैमाने का प्रतिफल। क्या हो जाएगी? पैमाने का प्रतिफल। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि एक उत्पादक 10 खिलौने को बाजार में 5 रुपए प्रति खिलौने की दर से बेचता है। एक खिलौने का दाम कितना? 5 रुपया। 10 खिलौने बेचते हैं तो उसकी कुल संप्राप्ति क्या होगी? कुल संप्राप्ति का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू क्या होगी। देखिए टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला लिख लीजिएगा एक बार। टोटल रेवेन्यू का एक बार लिख लीजिए अपने कॉपी पे, ठीक है? एक बार लिख लीजिए, जो मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूं लिख लीजिए मेरे प्यारे। क्वेश्चन छपेगी, जब छपेगी ना तो चेहरा याद आएगा। अभी लिख लीजिए। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस। याद रखिएगा, क्वांटिटी इनटू प्राइस। अब आपसे पूछे गए हैं क्या? क्वांटिटी इनटू प्राइस। सर बहुत इजी है। तो टोटल रेवेन्यू हमसे पूछे गए हैं तो बराबर क्वांटिटी का मतलब कितना हम लोगों को बेचना था, तो बताएंगे सर 10 को क्वांटिटी बेचना है। कितना प्राइस था एगो का प्रति, तो बताएंगे सर 5। इस तरह से जब हम लोग इसको मल्टीपल करेंगे तो आएगा 50 रुपया। कितना आ जाएगा? 50 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगी। एक बार लिख लीजिए, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। एक बार लिख के रख लीजिए, क्योंकि फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से टपकेगा आपका। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है, एकाधिकार बाजार क्या है, अनेकाधिकार बाजार क्या है, बजट क्या है, बजट के कितने प्रकार होते हैं, मुद्रा क्या है, मुद्रा के कितने प्रकार होते हैं, व्यावसायिक बैंक क्या है, सारा चीज मैंने आप लोगों को क्रैश कोर्स में आप लोगों को बता रहा हूं। जल्दी से जाएं और कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करिएगा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या हमेशा याद रखिएगा बहुत अधिक होता है। क्या होती है? बहुत अधिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। एक अधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग होती है। क्या होती है? लोचदार होती है, इलास्टिसिटी होती है। और इलास्टिसिटी से रिलेटेड आपके पेपर में आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 मार्क्स का एक आपसे पूछी जाएगी न्यूमेरिकल मैथ्स से रिलेटेड। तो न्यूमेरिकल का एक सेपरेट से मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं। जस्ट आप लोग अगर सपोर्ट करिए। आप लोग इल्फ्रेड मार्शल के अनुसार उपयोगिता की मांग की जाती है तो किलोग्राम तो होगा नहीं, ये आपसे पूछा गया है। मुद्रा तो होगा नहीं, मीटर तो होगा नहीं, तो बताएंगे क्या? यूटिलस। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार? देखिए ये आप लोगों का उल्टा यू आकार है, तो आपसे यहाँ पे पूछेंगे ना उल्टा यू आकार किस में होती है। देखिए सीमांत उपयोगिता या औसत लागत या सीमांत उत्पादन या सीमांत लागत। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में क्रिएट किए जाते हैं, मतलब पूछे जाते हैं। तो बताएंगे सर औसत लागत, एवरेज कॉस्ट ऑफ कर्वस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, कॉब डगलस उत्पादन फलन। ये क्वेश्चन छप रहा है, लिख के रख ले मेरे शेर और शेरनियों। ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में छप रहा है 2024 के पेपर में कि क्वांटिटी इक्वल टू AL अल्फा इंटू के बीटा में पैमान प्रतिफल की माप होती है हमेशा। याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा। क्या होती है? हमेशा अल्फा प्लस बीटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, देखिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड अभी तक 2 क्वेश्चन मिल चुका है। पहला एक डिस्कस किया, दूसरा ये है। इस तरह से आपके पेपर में 12 या 13 मार्क्स का, याद रखिएगा 12 या 13 मार्क्स ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव में मिला करके 12 या 13 मार्क्स का हर साल न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी मैथ्स से रिलेटेड। तो यदि किसी वस्तु की मांग वक्र Q इक्वल टू 10 माइनस 5P है तो वस्तु की कीमत 2 रुपये प्रति इकाई पर वस्तु की मांग क्या होगी? कुछ नहीं करना है, बस आपको लिखना है Q इक्वल टू, याद रखना है 10 माइनस 5P। क्या लिखना है? 10 माइनस 5P। 10 का जगह 10 ही रखना है आप लोगों को। 5 इंटू P का मतलब प्राइस, P का मतलब कीमत होता है ना, प्राइस। बस आपको 2 बैठा देना यहाँ पे। बताएंगे सर 10 5 दूनी 10, 10 2 जा 5 2 जा 10। अब 10 में से 10 अगर माइनस करेंगे तो आएगा 0। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में आया ये मैथ तो एक बार लाइक जरूर करिए। बहुत मेहनत कर रहा हूं, बस आप लोग एक बार टारगेट बनाइए, इस साल जबरदोड़ एकदम नंबर लाना है। एक अधिकार में वस्तु की कीमत P और सीमांत लागत M C में क्या संबंध है? देखिए यहाँ पे आपसे P के बारे में पूछे गए हैं
और पूछे गए हैं एमसी, मार्जिनल कॉस्ट के बारे में आपसे पूछे गए हैं। इसके बारे में मार्जिनल कॉस्ट याद रखिएगा, सीमांत लागत के बारे में आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक अधिकार में वस्तु की कीमत हमेशा ज्यादा होता है, याद रखिएगा, मार्जिनल सीमांत लागत से हमेशा ज्यादा होगी, मार्जिनल कॉस्ट से हमेशा ज्यादा होगी प्राइस, याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इस तरह से अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होगी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अब आते हैं सर आपके सामने आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, क्या आ जाएगी आपके सामने अब आएगा सर फिल इन द ब्लैंक्स। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, 5 क्वेश्चन में लेकर आए फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड विद ऑप्शन। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का विदाउट ऑप्शन। देखिए, डैश ने अर्थशास्त्री को धन का विज्ञान कहा। वह कौन सा अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कहा था कि धन ही, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था? किसने कहा था? याद रखिएगा ना, एडम, याद रखना, क्या नाम लिखना है, एडम स्मिथ। इसका नाम अच्छी तरह से आप लोगों को याद कर लेना है। क्या एडम स्मिथ ने कहा था अर्थशास्त्र का धन का विज्ञान। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि उपयोगिता डैश को मैं मापा जाता हूं। उपयोगिता को हम लोग मापते हैं, अभी जस्ट मैं बताया हूं यूटिलस से। क्या? यूटिलस, एक बार लिख लीजिए आप लोग, यूटिलस से हम लोग मापते हैं। पहला क्वेश्चन जो 16 है, एडम स्मिथ, 17 का उपयोगिता क्या हो जाएगी, उपयोगिता को हम लोग यूटिलस से मापते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सर 18, किसी वस्तु की मांग और उपभोक्ता की आय में डैश संबंध होता है। किसी भी वस्तु आप ले लीजिए, कोई भी आर्टिकल हो और क्या होती है, उपभोक्ता की आय में हमेशा डायरेक्ट संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए ये सब। जब उत्पादन के साधनों में 5% की वृद्धि होने से उत्पादन में 5% की वृद्धि होती है, 5% की वृद्धि होने पे साधन में 5% वृद्धि हो रहा है, तो हम लोगों का उत्पादन में भी 5% वृद्धि हो रहा है। तो इस तरह से हमें कोई भी चीज में दिख रहा है नहीं, 5% वृद्धि हो रहा है तो 5% वृद्धि। एग्जाम्पल मैं बता दूं, पहले हम लोगों के पास मान लेते 0 रुपया था उत्पादन, और साधन 0 था और उत्पादन भी 0 था। इसमें 5% वृद्धि हो गई है, इसमें भी 5% वृद्धि हो गई है। तो आपको लग रहा है कि कोई भी यहाँ पे इफेक्ट पहुंचा है? नहीं ना। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं इसको समता, याद रखिए, समता याद रखना है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समता। अगला प्रश्न है कि दो विभिन्न संग्राहकों से किसी वस्तु की अलग अलग कीमत वसूलने की क्रिया को हम लोग कहते हैं। दो ग्राहक है, अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग कीमत जब हम लोग उनको उनके साथ से हम वसूलते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कीमत विकेंद्रीकरण। क्या? कीमत विकेंद्रीकरण, याद रखिएगा, ठीक है। क्या लिखना है, कीमत विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर याद रखना है, ठीक है। जब भी याद रखिए क्वेश्चन अगर पेपर में कई बार पूछे गए हैं, दो विभिन्न ग्राहकों से किसी वस्तु की अलग अलग कीमत वसूलने की क्रिया को याद रखना है, हम लोग बोलते हैं कीमत विकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, अब फिर से आपका देखिए, ये आप लोगों का मैं बहुत अच्छी तरह से ये इसको सजाया गया है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि इकोनॉमिक्स में, इको में आप लोगों का 2 बुक है, याद रखिए, बुक नंबर 1, बुक नंबर 2 है या नहीं। तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो बुक नंबर 1 था, अब मैं लेकर आया हूं बुक नंबर 2। विश्व की महामंदी किस वर्ष हुई थी? विश्व में महामंदी किस वर्ष हुई थी? तो आपसे पूछेंगे 1914, 1939, 1929 या 1935। देखिए आपके सामने ऑप्शन है तो बताएंगे सर 1929 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्लास अच्छा लगे तो बस शेयर करिए दबा करके, तभी जाकर मैं सेट 2 में लेकर आऊंगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं ना, इसी कारण से मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए नहीं ले पाता हूं। कोशिश करिए शेयर करने की। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, किसको हम लोग राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम में हम लोग कनेक्ट नहीं करते हैं? तो बताएंगे सर हस्तांतरण भुगतान। किसको करते हैं? तो बताएंगे सर मजदूर, प्रॉफिट और रेंट, इस सब को करते हैं, पर हम लोग हस्तांतरण भुगतान को नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे तरल संपत्ति किसे माना जाता है? सबसे तरल संपत्ति जो है हम लोग किसे मानते हैं? जमीन, सोना, मुद्रा या बैंक में जमा। यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मिस प्रिंट है, बैंक में जमा अवधि। देखिए आपको बताना इन 3 में से 4 में से कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग गलत आंसर बता रहे हैं, इसका सही उत्तर होगी मुद्रा, कैश मनी। क्या हो जाएगी? सबसे तरल संपत्ति हम लोग बोलते हैं कैश मनी को, पैसा होगी, सारा संपत्ति हमारा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अरे एक शेर सुनाओ, याद रखिएगा, न आने की खुशी न जाने का गम, बीत गए वो जमाना जब तेरे दीवाने थे हम। ठीक है, आप लोग बीच में मैं बता दूं ताकि आप लोगों को होश आए, नहीं तो आप लोग पढ़ के देखते सो जाते होंगे, ऐसा मत सोइए, ठीक है।
व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं है। इसमें आपको व्यावसायिक बैंक जो होती है कमर्शियल बैंक से, कमर्शियल जो बैंक होती है इसका कार्य नहीं है। जमा स्वीकार करना बिल्कुल है, एजेंट का कार्य करना ये भी बिल्कुल है, साख का निर्माण करना ये भी है, लेकिन मुद्रा का निर्गमन करना नहीं है। यह मुद्रा जो इशूइंग मनी नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एमपीसी। देखिए अभी 2 क्वेश्चन बताओ, ये तीसरा क्वेश्चन है जो आपके पेपर में किससे पूछी जाएगी तो बताएंगे सर, वो होगी आप लोगों का मैथ से रिलेटेड। तो हमेशा याद रखिएगा एमपीसी प्लस एम, याद रखना है क्या, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू हमेशा होता है क्या 1। याद रखना है क्या होता है हमेशा 1। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका 35 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या, बी इज द राइट आंसर। अब आपके सामने आ गया सर मैथ से रिलेटेड। अभी 3 क्वेश्चन में बताऊं, इस चौथा क्वेश्चन है मैथ से रिलेटेड। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं क्या, समझिए। मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझिए, नहीं तो फिर आपको गंडगोल हो जाएगा। यदि एमपीसी का मान आपको जो चीज दिया है आपको पेपर में लिखना है, एमपीएस इक्वल टू 0.2 दिया हुआ है, तो गुणांक का मान क्या होगा। गुणांक का मतलब होता है, याद रखिएगा, के से हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं, यानी के का वैल्यू आपसे पूछेंगे। अब आपको फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। के का फॉर्मूला होता है के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीएस। याद रखना है ये फॉर्मूला है आपका, क्या है ये फॉर्मूला है। अभी अपने कॉपी पे नोट डाउन करिए तो बहुत इजी होगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम में इससे रिलेटेड आपके पेपर में 2 क्वेश्चन छपेंगे फाइनल एग्जाम में, ठीक है। के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीएस। देखिए 1 लिखना है यहाँ पे, इजिली से हम लोग 1 लिख लिए हैं। यहाँ पे 1 लिखने के बाद याद रखना है क्या लिखना है, 1 माइनस एमपीएस का मान दिया होगा। देखिए कहीं पे आपका एमपीएस का मान दिख रहा है, हाँ 0.2, तो लिखेंगे सर 0.2 इक्वल टू 1/1 में से 0.2 को घटाएंगे तो आएगा 0.8, ठीक है। जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे बैठेगा 0। इतना तो मैथ पता होगा ना जी, ऐसे 10 क्लास पास नहीं हो गए क्या। और इसको काटेंगे सर 5, इसको काटेंगे 4। जब हम लोग 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 1.25। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव में भी छपेगी और सब्जेक्टिव पेपर में भी छपेगी। ऑब्जेक्टिव में ये 1 मार्क्स का आएगा, सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सही करें। तो आपको समझ में आया, अगर मैथ से रिलेटेड, न्यूमेरिकल से रिलेटेड ये क्वेश्चन समझ में आया, एक बार लाइक करिए, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूं, बस आप लोग अच्छा मार्क्स लाइए मेरे प्यारे। सरकार के पूंजीगत आय के स्रोत है, सरकार के पूंजीगत आय के स्रोत है क्या है, ऋण की वसूली, विनिवेश से प्राप्त आय, ऋण या कर। 37 के अफसर आपसे यहाँ पे बताना है, 37 का आंसर जो होगी टैक्स हो जाए, क्या होगी टैक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है, वित्तीय वर्ष का मतलब होता है क्या, पूरे साल भर में एक बार लेखा जोखा होता है, पूरे साल भर में एक बार लेखा जोखा होता है। इसका आपको बताने कि कब से कब तक होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कब होती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, व्यापार संतुलन ज्ञात करने का सूत्र है। व्यापार संतुलन को, व्यापार को बैलेंस करने के लिए कौन सा हम लोग सूत्र का प्रयोग करते हैं, आयात प्लस निर्यात, निर्यात माइनस आयात, आयात माइनस निर्यात, निर्यात इंटू आयात। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 39 का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा निर्यात माइनस आयात, यानी कितना रुपए का हम लोग खर्च, मतलब कोई भी फैक्ट्री को बसाने के लिए कितना रुपए का हम लोग इनकम किए और कितना रुपए का खर्चा हुआ। जब हम लोग पूरा रकम में से जो खर्चा हुआ उसको घटाते हैं तो हमारे आता है प्रॉफिट, और इसी को हम लोग बोलते हैं व्यापार में संतुलन। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। एक देश के व्यापार संतुलन के चालू खाते में क्या सम्मिलित नहीं होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक देश को, एक देश मतलब कोई भी देश हो सकता है, भारत, श्रीलंका, अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान, कोई भी हो सकता है। एक देश के व्यापार संतुलन के चालू खाते में क्या सम्मिलित नहीं हो सकता है, वस्तु का आयात, विदेशी विनिमय से आय, वस्तु का निर्यात या विदेशी ऋण। ये जो 40 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो विदेशी ऋण। क्या हो जाएगी, विदेशी ऋण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपके सामने, याद रखिएगा, कहा गया है कि याद रखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये पुस्तक को लिखने वाले कौन थे, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये पुस्तक को लिखने वाले कौन थे, एडम स्मिथ या केन्स या अल्फ्रेड मार्शल या जेवी से। तो बताएंगे सर ये जो 41 है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या, याद रखिएगा केन्स ने लिखा था। याद रखिएगा क्या हो जाएगी, केन्स। अगला क्वेश्चन है सर, अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की गणना की विधि नहीं है। राष्ट्रीय आय आपके पेपर में 6 मार्क्स का छपेगा, 5 मार्क्स या 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। आपको याद करना है ये क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आय को मापने के लिए किन किन विधि का प्रयोग किए जाते हैं, विवरण दे।
मैंने सेलेक्टेड सेट में जो आप लोगों को मैं 6 सेट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पे बताया हूं कि ये क्वेश्चन एक बार कंठस्थ कर लेना, फाइनल एग्जाम में एकदम टपकेगा। राष्ट्रीय आय के मापने की किन किन विधियों का हम लोग प्रयोग करते हैं, इसका आंसर आपको हमेशा अच्छी तरह से कर लेना है, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है। कॉमन क्वेश्चन का मतलब हर साल पूछे जाते हैं। तो प्रतिशत विधि याद रखिएगा, प्रतिशत विधि नहीं बल्कि हम लोग उत्पादन विधि से मापते हैं, आय विधि से मापते हैं और व्यय विधि से मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन आते हैं सर 43, निम्न में से कौन एक मुद्रा का कार्य नहीं है? मुद्रा का कार्य कौन नहीं होगी? तो मूल्य का मापक होगा, स्थगित भुगतान का साधन होगा, विनिमय का साधन होगा, लेकिन कीमत स्थिरता नहीं होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आप लोग बिल्कुल सही बताएं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन है कि 44 में भारत में मुद्रा निर्गम का कार्य कौन करता है? भारत में मुद्रा निर्गम का कार्य कौन करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ या बैंक ऑफ इंडिया। तो यह जो 44 का जो आंसर होगी भारतीय रिजर्व बैंक, यानी मुद्रा को कौन जारी करता है? जैसे मैं बात करूं, मान लेते हैं ये आरबीआई है, क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही तो है ना। जैसे बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसी बैंक, कैनरा बैंक, यही सभी बैंकों को पैसा प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो कौन पैसा को एकत्रित करता है, आपसे पूछेंगे निर्गमन का कौन कार्य करता है, तो बताएंगे सर याद रखिए क्या हो जाएगी? याद रखिएगा इशू जो है तो ये ना करेंसी इशू, वो हम लोग बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? एक बार लिख लीजिए अपने कॉपी में। स्थापना कब हुई थी? तो बताएंगे सर 1935 में। इसका निजीकरण कब हुआ था? याद रखिएगा, राष्ट्रीयकरण सॉरी कब हुई थी? 1939। याद रखना है कितना? 1949 इसका सही उत्तर होगी। ठीक है, दो क्वेश्चन याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। अगला प्रश्न है कि राजकोषीय नीति का अंग होती है। राजकोषीय नीति के अंग होती है, कौन होती है राजकोषीय नीति का अंग? ये आपसे पूछेंगे तो बताएंगे सर कर नीति, टैक्स पॉलिसी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। फिर आपसे देखिए यहाँ पे आप लोग घबराए नहीं कि 50 क्वेश्चन में लेकर आया हूं, यहाँ 30 क्वेश्चन आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे अच्छी तरह से एक बार देखिए, मैंने बुक नंबर 1 में 15 ऑब्जेक्टिव बताया हूँ, बुक नंबर 2 में 15 ऑब्जेक्टिव, 30 ऑब्जेक्टिव हो गया। और उसके बाद आपके मैं पेपर में लेकर आया हूँ क्या? फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये ऑब्जेक्टिव में काउंट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आप लोग वहां पे आंसर लिखना होगा अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था का पारिवारिक क्षेत्र का संबंध क्या कौन करता है? तो याद है उत्पादन के कारण। क्या हो जाएगी? उत्पादन के कारण। यहाँ पे उत्पादन के कारण याद रखना है। दो वे वस्तु जो किसी वस्तु के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, वे वस्तु जो किसी उत्पादन में, जैसे मुझे इस कलम को बनाना है, इस कलम को बनाने के लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है, तो ऐसे वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखिएगा मध्यवर्ती वस्तु। क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती वस्तु। याद रखना मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। 48 निर्मल निर्यात घरेलू आय का हुआ है। क्या हुआ है बताइएगा यहाँ पे? 48 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 48। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे बताना है। प्राथमिकता क्या हो जाएगी? प्राथमिक, इंग्लिश में लिख लीजिएगा प्राइमरी, याद रखिए प्राथमिक। ठीक है, एक बार यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना है प्राथमिक। मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण का कार्य डैश करता है, कौन करता है? इसका आंसर आपको बताना है केंद्रीय बैंक। कौन करता है? सेंट्रल बैंक। एक बार याद रखिएगा, शॉर्टकट में लिख देना सेंट्रल बैंक। सरकार का बजट को घाटे का बजट कहा जाता है। सरकार के बजट को घाटे का बजट कहा जाता है जब सरकार की आय उसकी खर्च से कम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार का बजट को घाटे का बजट हम लोग कहते हैं। मैंने बताया था ना हाउ मेनी टाइप ऑफ बजट, देयर आर 4 टाइप ऑफ बजट, बताया था ना घाटे का बजट। अरे याद रखिए कुछ कम से कम सारा चीज मैंने बताया था आप लोगों को, एक बार याद कीजिएगा। जब सरकार का बजट को सरकार का बजट को घाटे का बजट कहा जाता है जब सरकार की आय उसकी खर्च से कम हो। क्या हो? उसकी आय खर्च से क्या हो? कम हो, तो उसका हम लोग घाटा बजट कहते हैं। याद रखिएगा। मतलब यहाँ पे देखिए, इसका मेनली बोलने का मकसद है कि यहाँ पे जो आप लोगों का सरकार का बजट जो घाटे का बजट है ना, याद रखिए घाटे का बजट में बताया गया है क्या कि सरकार के घाटे का बजट क्या है? जब मान लेते 2 रुपया कमाए हैं और 4 रुपया खर्च हो जाती है, यानी कम कमाए हैं और ज्यादा खर्च होता है, इसको हम लोग घाटे का बजट कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारा चीज यहाँ पे बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग सेट 2 देखना चाहते हैं तो एक बार कमेंट करिएगा। साथ ही साथ आप में से कैसे स्टूडेंट है जो अभी तक क्रैश कोर्स को नहीं लिए हैं या आप लोग इकोनॉमिक्स का स्पेशल कोर्स को ज्वाइन नहीं किए, तो जल्दी से जाएं और आप लोग क्लास को ज्वाइन करने की कोशिश करिए। सारा चीज यहाँ पे आप लोगों का सिलेक्टेड एग्जाम के रिगार्डिंग, फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग
प्रतिदिन आप लोगों को यहाँ पे हर एक दिन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के क्लासेस दिए जा रहे हैं। लेट ना करें, जाएं जल्दी सर कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करें। अगर आप फोन पे अपने मोबाइल पे यूज करते हैं तो आप खुद से ही ऐप को डाउनलोड करके, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप खुद से एडमिशन कर सकते हैं। अगर आप अपने फोन पे यूज नहीं करते, आप किसी और से करवाना चाहते हैं तो याद रखिएगा नीचे ऑलरेडी एक नंबर दिए गए हैं, इस नंबर के माध्यम से आप सबसे पहले हमारे टीम के साथ जुड़े और उनसे सजेशन लें कि किस तरह से हम एडमिशन करवाना चाहते हैं, क्या क्या प्रोसेस है। मिलते हैं एक नया सब्जेक्ट में जहां पे आपको बताऊंगा सेट 2। देखते हैं कितना ऐसे स्टूडेंट है जो कमेंट्स करते हैं सर हम लोगों को जल्दी से बताइए सेट 2।